रात के 11 बज चुके थे। रसोई की सिंक में बर्तनों का एक पहाड़ खड़ा था और डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए जूठे प्लेट इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज घर में दावत थी। नम्रता ने एक गहरी सांस ली और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे सीधा करने की कोशिश की। पिछले 4 घंटों से वो लगातार खड़ी थी। आज उसके पति राघव के कुछ पुराने दोस्त और उनके परिवार खाने पर आए थे। मेन्यू में शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव और 3 तरह की रोटियां थीं। सब कुछ नम्रता ने अकेले बनाया था। सास अपर्णा जी सोफे पर बैठकर मेहमानों से बातें कर रही थीं और बीच बीच में रसोई की तरफ आवाज लगा देती थीं। बहू, रायता कम पड़ गया है, या बहू रोटियां गरम ही लाना। जब तक आखिरी मेहमान गया, नम्रता के पैरों में सूजन आ चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी टेबल साफ की और अपने लिए खाना खाने बैठी। जब उसने कैसरोल खोला तो देखा कि उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल की खुरचन बची थी। शाही पनीर का डोंगा एकदम साफ था, जैसे किसी ने उसे चाट लिया हो। पुलाव का एक दाना भी नहीं बचा था। नम्रता ने एक पल के लिए उस खाली डोंगे को देखा। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं। उसे उम्मीद थी कि राघव या अपर्णा जी ने शायद उसके लिए थोड़ा खाना अलग निकाल कर रखा होगा, जैसा कि एक परिवार में होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी राघव पानी पीने के लिए रसोई में आया। उसने नम्रता को खाली डोंगे को घूरते हुए देखा। बजाय इसके कि उसे अफसोस होता या वो पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, उसने लापरवाही से कहा, अरे पनीर खत्म हो गया। देखो नम्रता, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि कितने लोग हैं, और वैसे भी तुम परोसते वक्त ध्यान क्यों नहीं रखती। इनको पता चलता है तो कहते हैं सबको ऐसे मत परोसा करो कि तुम्हारे लिए कुछ बचे ही ना। पहले अपना हिस्सा निकाल लिया करो। अब भूखे पेट सोने की क्या जरूरत है। नम्रता ने राघव की आंखों में देखा। वहां चिंता नहीं, एक तरह का उलाहना था, जैसे खाना कम पड़ना या नम्रता का भूखा रहना भी नम्रता की ही मैनेजमेंट की गलती हो। तभी अपर्णा जी भी अपनी दवा लेने आ गईं। उन्होंने भी वही सुर आलापा। अरे तो क्या हो गया? सासू माँ देखकर कहती हैं, दोबारा बना लो, मैंने हाथ थोड़े ही पकड़ा है। आटा रखा है फ्रिज में, 2 पराठे सेक ले अपने लिए, कौन सी बड़ी बात है। नम्रता की आंखों में आंसू तैरने लगे। बड़ी बात? बड़ी बात ये नहीं थी कि खाना खत्म हो गया था। बड़ी बात ये थी कि सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मशीन की तरह खटने के बाद जब उसका शरीर टूटने लगा था, तब उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो दोबारा खाना बनाने की हिम्मत जुटाए। सासू माँ ने ये नहीं कहा कि बहू तुम बैठो, मैं 2 पराठे सेक देती हूँ, या राघव ने ये नहीं कहा कि चलो हम ऑनलाइन कुछ मंगवा लेते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है, नम्रता ने झूठ बोला और पानी पीकर अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि अगर वो बहस करेगी तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। उस रात नम्रता को नींद नहीं आई। भूखे पेट और अपमानित मन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का पैटर्न बन चुका था। वो सबके लिए करती थी, अपनी नींद, अपनी भूख, अपने शौक, सब कुछ काट कर वो परिवार की थाली में परोस देती थी। और बदले में उसे क्या मिलता था? ये ताना कि उसने अपने लिए क्यों नहीं बचाया। नम्रता एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी। शादी से पहले वो अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी थी, लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों के तले उसका लैपटॉप धूल फांकने लगा था। जब भी वो काम करने बैठती, कोई ना कोई आवाज आ जाती, नम्रता चाय, नम्रता नाश्ता, नम्रता मेहमान आ रहे हैं। वो अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ती। नतीजा ये हुआ कि उसके क्लाइंट्स छूट गए, उसके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। और जब वो राघव से कहती कि उसे अपने करियर के लिए वक्त नहीं मिल रहा, तो राघव यही कहता, तो मैंने कब रोका है? तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाती। तुम घर के कामों में इतना वक्त लगा देती हो कि अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। अपर्णा जी भी यही कहती, अरे हम तो कहते हैं काम करो, पर घर तो देखना ही पड़ेगा ना।
मैंने हाथ थोड़े ही पकड़े हैं तुम्हारे। आज की घटना ने नम्रता को एक आईना दिखा दिया था। वे लोग सही कह रहे थे। वे उसका हाथ नहीं पकड़ रहे थे, वे बस उसे सहारा नहीं दे रहे थे। और वो मूर्खों की तरह इंतजार कर रही थी कि कोई उसे थाली में सजाकर उसका हक और समय देगा। अगली सुबह नम्रता जल्दी उठी, लेकिन आज उसने रसोई का रुख नहीं किया। उसने अपना योगा मैट निकाली और बालकनी में कसरत करने लगी। अपर्णा जी उठी और चाय न पाकर बड़बड़ाती हुई रसोई में गईं। वहां सन्नाटा था। बहू, अरे नम्रता, आज चाय नहीं बनी क्या? नम्रता बालकनी से ही बोली, मम्मी जी, मैं योगा कर रही हूँ, 15 मिनट में आऊंगी। अपर्णा जी हैरान रह गईं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वे गुस्से में बुदबुदाईं और खुद चाय बनाने लगीं। जब राघव उठा और उसे मोजे नहीं मिले तो उसने आवाज लगाई, नम्रता, मेरे मोजे कहाँ हैं? नम्रता ने अंदर आकर शांत स्वर में कहा, दराज में है राघव, ढूंढ लो। मैं अभी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। उस दिन नाश्ते की टेबल पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। नम्रता ने सबके लिए पोहा बनाया था। उसने सबसे पहले एक प्लेट में अपने लिए पोहा निकाला और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। राघव और अपर्णा जी उसे देख रहे थे। हमेशा नम्रता सबको खिलाने के बाद अंत में जो बचता था खड़े खड़े ही वो खाती थी। तुम पहले खाने बैठ गईं? राघव ने पूछ ही लिया। नम्रता ने चम्मच मुंह में डाला, चबाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राघव, कल रात तुमने ही तो समझाया था, सबको ऐसे मत परोसा करो कि तुम्हारे लिए कुछ बचे ही ना। तो मैंने सोचा शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। अगर मैं अपना पेट पहले नहीं भरूंगी तो दुनिया मुझे भूखा ही सुला देगी। राघव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बात तो उसी की थी, बस अमल नम्रता ने अपने तरीके से किया था। दिन बीतते गए और नम्रता ने धीरे धीरे अपने जीवन की शैली में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब जब उसके काम का समय होता तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। खाने का समय होता तो पहले खुद के लिए अलग निकाल कर रख लेती। एक शाम अपर्णा जी की सहेलियां आने वाली थीं। अपर्णा जी ने आदत के अनुसार कहा, बहू, शाम को पकोड़े और समोसे बना लेना, और हाँ, गुलाब जामुन भी। नम्रता अपने लैपटॉप पर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना कहा, मम्मी जी, आज मेरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। मैं शाम को रसोई में नहीं आ पाऊंगी। आप बाहर से मंगा लीजिए या फिर रसोइया को बुला लीजिए। ये सुनकर अपर्णा जी का पारा चढ़ गया। ये क्या तरीका है? घर आए मेहमानों को बाजार का खिलाएंगे? बहू होकर इतना भी नहीं कर सकती? नम्रता उठी और अपर्णा जी के पास गई। उसने बहुत ही अदब से कहा, मम्मी जी, आपको याद है आप कहती थी मैंने हाथ थोड़े ही पकड़े हैं, काम कर लो। आज मैं वही कर रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं अभी पकोड़े तलने गई तो मेरे करियर के लिए फिर से कुछ नहीं बचेगा। और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना भविष्य खराब करके फिर से जीरो से शुरुआत करूं। अपर्णा जी नम्रता का ये नया रूप देखकर दंग थीं। ये विद्रोह नहीं था, ये आत्मसम्मान की बहाली थी। नम्रता ने चीखना चिल्लाना नहीं सीखा, उसने बस ना कहना सीख लिया था। शुरुआत में घर में बहुत क्लेश हुआ। राघव ने उसे स्वार्थी कहा, अपर्णा जी ने उसे कामचोर कहा, लेकिन नम्रता टस से मस नहीं हुई। वो घर के काम करती, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो अब बची कुची जिंदगी नहीं जी रही थी। 2 महीने बाद नम्रता को एक बड़ी पब्लिशिंग हाउस से कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके डिजाइन्स को बहुत सराहा गया था। जिस दिन उसे पहला चेक मिला, उसने पूरे परिवार को डिनर पर बाहर ले जाने का फैसला किया। रेस्तरां में सब बैठे थे। राघव नम्रता की सफलता से थोड़ा खुश था और थोड़ा शर्मिंदा भी। उसने देखा कि नम्रता अब वो सहमी हुई, थकी हुई औरत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी, आत्मविश्वास था। खाना ऑर्डर किया गया। जब वेटर ने खाना परोसा तो राघव ने आदतन सबसे पहले अपनी प्लेट आगे की, लेकिन फिर वो रुका। उसने डोंगा उठाया और सबसे पहले नम्रता की प्लेट में खाना डाला। ये क्या? नम्रता ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, राघव ने नजरें चुराते हुए कहा।
बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे लिए सबसे पहले बचे, ना कि सबसे आखिर में। अपर्णा जी भी ये देख रही थीं। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि जिस बहू को वे दबाने की कोशिश कर रही थीं, वो दबने वाली नहीं थी। और सच तो ये था कि नम्रता के खुश रहने से घर का माहौल भी हल्का हो गया था। अब नम्रता चिड़चिड़ी नहीं रहती थी, क्योंकि वो खाली पेट नहीं जी रही थी, न भोजन के मामले में और न भावनाओं के मामले में। घर लौटते वक्त नम्रता ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। उसे वो रात याद आई जब वो सूखी रोटी और दाल देखकर रोई थी। उस रात उसे लगा था कि वो बेचारी है, लेकिन आज उसे समझ आया कि वो रात उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। दूसरों को परोसना सेवा है, लेकिन खुद को खाली कर देना मूर्खता है। ये पाठ उसे किसी किताब ने नहीं, बल्कि उस एक खाली डोंगे ने सिखाया था। नम्रता ने मन ही मन उस रात का शुक्रिया अदा किया। उसने सीख लिया था कि जीवन की दावत में अपनी कुर्सी सबसे पहले खुद खींचनी पड़ती है। कोई और आपके लिए सीट रिजर्व नहीं रखता। और जब आप अपनी कद्र करते हैं, तभी दुनिया और आपका परिवार भी आपको बचे हुए की तरह नहीं, बल्कि खास की तरह ट्रीट करता है। अब नम्रता की थाली कभी खाली नहीं रहती थी, न खाने से न सपनों से। दोस्तों, नम्रता ने अपने लिए जो कदम उठाया, आपकी नजर में क्या वो सही था, या कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था? अक्सर घरों में इस तरह का व्यवहार देखने को मिल जाता है। आप में से किस किस को ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ा है, और आपने उसका समाधान कैसे किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।